तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। और इतिहास की ये हमारी पहली वीडियो है और हम एक-एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। हम जितने भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं, सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? और वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एंड अननेसेसरी चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आप 2025 में बहुत सारी भर्तियों को अ, में एक परीक्षार्थी के रूप में बैठने वाले हैं। आपको देखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक-एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम कोर्स को शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में, कि इतिहास की शुरुआत हम कहाँ से करें और इतिहास में हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो सभी को आई होप पता होगा कि इतिहास के जो जनक हैं वो कौन हैं, ठीक है? हेरोडेटस, ठीक है? और इन्होंने इसको हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी है। तो वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये ज़्यादा पूछेगा। किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा रेयर केस में नहीं पूछता है। पहले पूछे जाते थे बट अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो हमारा इतिहास होता है, वो कितने भागों में विभाजित होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इतिहास है, वो 3 प्रमुख भागों में विभाजित हुआ है। सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल में आपका 3 भागों में विभाजित होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? तो वो हैं भाई साहब आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर जो आपका पुरापाषाण काल है, वो भी 3 भागों में विभाजित होता है। एक है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? तो हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के। और सभी लोगों को पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें जो आदि मानव था, वो लिखना-पढ़ना नहीं जानता था। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कोई सभ्यता उनके पास नहीं थी, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल अशिक्षित थे। और यहाँ पर जो आदि मानव था वो हंटिंग करता, यानी शिकार करता था और मांस का थोड़ा मतलब एकत्रित किया करता था और उसी का सेवन किया करता था। और मांस जो होता है तो वो भी पका हुआ नहीं, कच्चा मांस खाता था, ठीक है? धीरे-धीरे उसमें डेवलप हुआ और आगे बढ़ती हुई ये सारी बातें हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि जो आदि मानव था वो पूरा प्रागैतिहासिक काल में कैसा था, तो वो एक हंटिंग करता था और शिकार मांस फूड जो था वो गैदर करता था, ठीक है? अब हम आते हैं कि जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की जो भी फेमस प्लेस हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के मुख्य बिंदु से देखते हुए, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में वो कौन से स्थल हैं और उनसे क्या मिला हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल से आपको भीमबेटका नामक एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है? वहाँ से आपको भीमबेटका में गुफा चित्र मिले हैं, जिसमें से घोड़े और कई सारे चित्र का यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है? तो भीमबेटका के जो गुफा के चित्र हैं वो कहाँ मिले हैं आपको? भीमबेटका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद देखिए जो आपका मध्य पाषाण काल है, ठीक है? मध्य पाषाण काल, ये जो इस सभ्यता के लोग जो रहते थे वो सराय, नाहर, राय, मैदहा, यहाँ पर इनके मतलब अवशेष देखने को मिले हैं, ठीक है? और इनसे मिला क्या है? तो मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष यहाँ से मिला है, ठीक है? सराय, नाहर, राय, मैदहा से, ठीक है? इसके बाद चौपानी मांडू से क्या मिला भैया? ये भी एक चौपानी मांडू जो है ना, ये भी एक मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, चौपानी मांडू। और यहाँ से आपको वन्य धान का प्रमाण देखने को मिलता है, ठीक है? और इसके बाद है आदमगढ़ और बागोर। तो आदमगढ़, बागोर से आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कि नवपाषाण काल का ही एक कोल्डी हवा नामक एक जगह है, ठीक है? और ये यहाँ से आपको क्या मिला है सबसे पहले? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं कोल्डी हवा से, ठीक है? और यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में क्या है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें कृषि का विकास और आग का सर्वोत्तम प्रयोग देखने को मिलता है, पहिए का आविष्कार देखने को मिलता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू की जो नवपाषाण काल में है, वहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है? कृषि का विकास देखने को मिलता है और आग की सर्वप्रथम खोज हुई थी और पहिए का आविष्कार, इतना काम हो चुका था। देन फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं, बुर्ज। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि मानव के साथ में कंकाल के साथ में कुत्ते के जो कंकाल है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये बुर्ज से मिलते हैं, ठीक है? बुर्ज से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है चिरांद। तो चिरांद से आपको क्या देखने को मिलता है? तो पशु की हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण देखने को मिलते हैं चिरांद से। कहाँ से? चिरांद से।
इसके बाद है संगनकल्लू और पिकलीहल उतनूर। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, राख के टीले के साँचे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके संगनकल्लू ये इंपॉर्टेंट है प्लेस, ठीक है। यहाँ से जो राख के टीले देखने को मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या है कि इसी को कहते हैं हम क्या, चालकोलिक एज, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो यहाँ पर कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसी को, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसकी जो सबसे मान्य तिथि है, ठीक है, वो कितनी है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो उत्तर में मांडा चिनाब तट, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी तट तक, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिम में सुतकांगीर और दास नदी के तट तक जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो फैली हुई है। अब हम आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और उनकी खोज किस वर्ष हुई और उसकी खुदाई किसने कराई और उससे हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है ना, हड़प्पा स्थल से ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब भी एक यहाँ पर जिला है, ठीक है, मोंटगोमरी जिला। और पंजाब जैसे अपने यहाँ के शहर वगैरह होते हैं, ऐसे ही पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो वहाँ पर ये स्थित है हड़प्पा, ठीक है। और इसकी जो खुदाई की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी, ठीक है। तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई की थी भैया। और इसकी खोज हुई थी 1921 में, ठीक है। और प्राप्ति यहाँ से क्या मिला है, तो विशाल अन्नागार मिला है और शवदान R37 मिला है और नृत्य करती हुई मुद्रा की खंडित धड़ मिली है, आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है, ठीक है। देन फिर हम आते हैं नेक्स्ट उसमें, तो इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर एक लरकाना जिला है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर है। इसकी खुदाई करवाई थी राखालदास बनर्जी ने। एंड इसकी जो खोज हुई थी 1922 में होती। और यहाँ से हमको देखने को मिलता है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, देखिए विशाल अन्नागार यहाँ पर भी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार। बट एक अंतर है कि भैया बृहद स्नानागार की बात करेगा तो सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। नृत्य की कांस्य मूर्ति, देखिए कांस्य मूर्ति यहाँ पे मिला है, जबकि नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ यहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, इसके 3 मुख हैं, ठीक है। इसको ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। देन फिर हम आते हैं लोथल। कहाँ पे आते हैं भैया, तो हम आते हैं लोथल में कि लोथल में क्या मिला है आपको भैया। तो लोथल में देखिए क्या मिला है, लोथल जो कि भोगवा नदी के तट के किनारे है, ठीक है, और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और इसकी जो खुदाई करवाई थी SR राव जी ने करवाई थी 1955 में। इससे क्या मिला है, डॉकयार्ड। अब मैंने डॉकयार्ड को ही क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डॉकयार्ड, ठीक है, ये पूछता है। तो डॉकयार्ड कहाँ से मिला है आपको, ये मिला है लोथल से। 3 युगल समाधिकरण ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, मन के बनाने के कारखाने, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड हाथी दांत का पैमाना ये लोथल से देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपका आता है धौलावीरा। धौलावीरा से ये कहाँ पे पड़ता है, कच्चकारण जो कि गुजरात में है। और इसकी खुदाई वगैरह किसने करवाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब करवाई, बट हाँ इससे ये है कि जो कृषि की एक उन्नत शैली थी वो देखने को यहाँ से मिलती है, ठीक है। और देन आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ठीक है। और बीवी के थापड़ यानी कि बी के थापड़ जी ने इसकी खुदाई करवाई थी, ऐसा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ इससे ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो कालीबंगा है उससे आपको क्या मिला, तो कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साथ भूकंप जाने आने के साक्ष्य, और प्रायः सभी घरों में कुएं देखने को मिलते हैं। तो कुएं और जुते हुए खेत, कच्ची ईंटों के बने भवन, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी से क्या देखने को मिलता है, राखी गढ़ी से हमें भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखी गढ़ी से देखने को मिलता है, ठीक है। बनवाली, बनवाली से हमें क्या देखने को मिलता है, तो पक्की ईंट की बनी हल की प्रति, यानी कि हल का चित्र जो देखने को मिलता है पक्की ईंट का, उनको बनवाली से देखने को मिलता है। देन लास्ट हमारा रोपड़। रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पंजाब में स्थित है, ठीक है। और इसकी यज्ञदत्त शर्मा जी ने खुदाई करवाई थी। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलता है भैया, ठीक है।